कार्डियक फिजियोलॉजी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सो मेनी चैप्टर्स इन द कार्डियक फिजियोलॉजी। और इस चैप्टर का नाम है कार्डियक मसल्स, द हार्ट एज अ पंप एंड फंक्शंस ऑफ द हार्ट वाल्व्स। सो इट इज काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर जिसमें कार्डियक मसल की कुछ बात करेंगे, हाउ डू दे कॉन्ट्रैक्ट, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और एज अ पंप हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, और वेल्व्स किस तरह प्राइमरीली फंक्शन करते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट चैप्टर of so many chapters involved in the cardiac physiology. So the heart, as shown in figure 9.1 अभी देखते हैं, is actually two separate pumps. There is a right pump and there is a left pump. So ये basically जो एक heart है उसके दो पंप्स हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। तो मैं अक्सर ये मजाक में चीज कहता भी हूँ कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दिल हैं। राइट साइड का दिल एब्सोल्युटली डिफरेंट पंप है और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट टाइप ऑफ पंप। ओके, और ये पंप्स क्या करते हैं? सो इफ आई ड्रॉ अ हार्ट फॉर एग्जांपल, ये उसका सेप्टम राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहा है इसको। सो द एंटायर राइट साइड ऑफ द हार्ट एक्चुअली डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पंप्स इट टू द पल्मोनरी सर्किट, यानी ये लंग्स में ब्लड जाएगा यहाँ से। अब लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा और वापस आएगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड उसको पंप करेगा टू द होल आर्टीरियल सिस्टम ऑफ द बॉडी, ताकि जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो दैट्स काइंड ऑफ द टू डिफरेंट पंप्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ओके, राइट side of the heart pumps blood through the lungs and left side pump blood through the systemic circulation that provide blood flow to each organ of the body. Each of these pulsatile two-chamber pump composed of an atrium and a ventricle. Atrium is a weak primer pump for ventricle, helping to move blood into the ventricle, and the ventricles then supply the main pumping force that propel blood either into the pulmonary circuit or into the systemic circuit. और हार्ट की जो लेयर है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। नाउ दैट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन चूंकि आप मेरे साथ एनाटमी भी कर चुके हैं, बीडी चौरासिया में हमने एनाटमी का स्ट्रक्चर किया हुआ है। एनाटमी की मेरी प्लेलिस्ट देखो, उसमें थॉरिक्स में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है कि देयर आर एट्रिया। सो हार्ट में ऊपर जो शॉर्ट चैम्बर है दैट इज द एट्रियम, देन वी हैव द वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी देयर इज एन एट्रियम एंड अ वेंट्रिकल। सो देयर इज अ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो राइट साइड का पंप है उसका जो एट्रियम है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो ऑल द एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट एंड push the blood into the right ventricle. तो this is a primer pump. Primer pump का मतलब ये है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, और फिर जो वेंट्रिकल है ये बहुत फोर्सफुली पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ब्लड निकल के जाएगा लंग्स में। सो एट्रिया आर वीक पंपिंग ऑर्गन्स कंपेयर्ड टू द वेंट्रिकल। सेम लेफ्ट साइड पे है, लंग से जो ब्लड आएगा दैट विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम पंप करके ब्लड को भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्ट्रॉन्ग पंपिंग होगी और ब्लड चला जाएगा पूरी बॉडी में। एंड दिस शुड मेक सेंस कि जो एट्रिया है उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि ब्लड एट्रिया से निकल के कहाँ आ जाए? वेंट्रिकल में। जबकि वेंट्रिकल का पर्पस क्या है? देखें, वेंट्रिकल का पर्पस, राइट वेंट्रिकल का पर्पस ये है कि ब्लड चला जाए लंग्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल का पर्पस ये है कि ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को तो कितना स्ट्रांग होना होगा जरा सोचें, सो दैट इट कैन पंप सो पावरफुली कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके। सो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली एंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट लेस पावरफुली देन द वेंट्रिकल। ओके, now special mechanisms in the heart cause a continuing succession of contraction which is called cardiac rhythmicity. Heart एक दफा contract करके रुक नहीं जाता, throughout your life it is contracting again and again and again. Therefore we say कि cardiac rhythmicity होती है। cardiac rhythmicity का मतलब ये है कि heart continuously beat कर रहा है। Okay, now physiology of the cardiac muscle. The heart is composed of three major types of cardiac muscles, और वो जो cardiac basically तो जो हार्ट के अंदर मसल है उस सारे को हम क्या नाम देते हैं? We call it the cardiac muscle. अब एट्रिया में जो मसल है वो कहलाता है एट्रियल मसल, वेंट्रिकल में जो मसल है वो कहलाता है वेंट्रिक्यूलर मसल। फिर एक और स्पेशल कैटेगरी है विच इज कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं ये बिल्कुल दे हैव अ वेरी डिफरेंट फिजियोलॉजी, ऑल्सो वेरी डिफरेंट एनाटमी। अभी हम देखेंगे कि ये जो थर्ड कैटेगरी है, जो स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स हैं, इनका काम एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बट इनका काम लाइक
नर्व्स होती हैं, नर्व्स का काम क्या होता है, टू कंडक्ट द मैसेजेस इन डीपोलराइजेशन। तो हार्ट के अपने जो मसल्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं एंड दे हैव मेड द स्पेशलाइज। तो 3 तरह के मसल्स हैं, वो मसल्स जो एट्रिया में हैं, एट्रियल मसल्स, वो मसल्स जो वेंट्रिकल में हैं, वेंट्रिकुलर मसल्स, और वो मसल्स जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि डीपोलराइजेशन और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फाइबर्स। द एट्रियल एंड वेंट्रिकल टाइप्स ऑफ मसल्स contract in much the same way as the skeletal muscle. अभी पढ़ेंगे भी इनके बारे में इस चैप्टर में, except that the duration of the contraction is much longer. We will discuss this. The specialized excitatory and conductive, यानी जो थर्ड कैटेगरी है मसल फाइबर्स की, they contract feebly, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है, almost to none, because they contain few contractile fibers. Instead, they exhibit automatic rhythmical electrical discharge in the form of action potentials or conduction. So basically जो third category है इसका काम है to conduct the electrical impulses, not contraction. Okay? अब थोड़ी सी anatomy discuss करते हैं cardiac muscles की। एक फिगर अभी डिस्कस करेंगे, shows the cardiac muscles histology demonstrating that cardiac muscle fibers are arranged in a lattice work with fibers dividing and recombining and then spreading again. Note that the cardiac muscle is striated because on microscope you see those line patterns, striations, same as you see in the skeletal muscle. Furthermore, the cardiac muscles has typical myofibril containing actin and myosin, therefore they can contract. In other ways, however, cardiac muscle is quite different from the skeletal muscle. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, but let's have a look at the diagram. So that, for example, is the cardiac muscle histology. You see these striations. These are the intercalated discs. These are the striations. Intercalated discs जो हैं, they are membrane connections between two muscle cells. और in intercalated disc की वजह से there is ionic sharing between this and this. So calcium can move here and there, for example. And you can see the muscle. This muscle is dividing into two arms and then connecting with the other. So it's kind of a connected network. इस connected network को हम नाम देते हैं syncytium. Syncytium का मतलब ये है कि this is all in one network form. यानी जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस तमाम मसल्स में से गुजरेंगी and they will contract as a unit. This is called syncytium. अब ये डायग्राम भी अच्छी डायग्राम है यार। इसमें देखो राइट साइड पे ये राइट एट्रियम है, ये ब्लड पंप करेगा तो राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स से ब्लड वापस आएगा थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम हियर टू द एओर्टा टू द होल बॉडी. सो वी हैव द राइट पंप एंड वी हैव द लेफ्ट पंप, और दोनों पंप्स में देयर आर एट्रिया एंड वेंट्रिकल. ठीक है, राइट. अब बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर रोटेशन व्हिच इज आल्सो नोन एज द ट्विस्ट एड्स द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड रिलैक्सेशन. अब ये ट्विस्ट का एक्चुअली इट्स नॉट अ डिफिकल्ट हेरिंग. इस पूरे का जो जिस्ट है वो ये है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी मस्कुलर अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि when the left ventricle actually contracts, so you see this diagram for example, ये left ventricle को निकाला हुआ है, ठीक है. so this bit, अगर मैं इस डायग्राम से इस पर्टिकुलर पोर्शन को, सिर्फ इस पोर्शन को निकाल के आपको यहां दिखा रहा हूं. सो दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यू सी देयर इज अ क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स. सो यू सी एंडोक्राइन फाइबर हियर, यू सी ट्रांसवर्स फाइबर्स. सो अब जब ये फाइबर्स, ये एपिकार्डियल फाइबर्स हैं जो ट्रांसवर्स मूव कर रहे हैं, अब जब ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सो देयर विल बी अ ट्विस्टेड मूवमेंट, यानी ये मसल फाइबर इस तरफ भी इसको पुल करेंगे मसल टिश्यू को यहां से इस तरफ. तो एज अ रिजल्ट होता ये कि जो एपेक्स है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और ये जरूरी भी है. एपेक्स ऊपर की तरफ फोर्सफुली मूव करेगी तो सोचें इसमें से ब्लड फोर्सफुली निकलेगा. सो एक्चुअली ये जो डिजाइन है ट्विस्टिंग फाइबर्स का, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज टू सेंड आउट ब्लड टू द होल बॉडी. ठीक है. द लेफ्ट वेंट्रिकल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स मसल फाइबर लेयर दैट रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड अलाउ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ ट्विस्टिंग मैनर. वो अब ये सारी बात वो जो मैंने आपको बताई है कि जो सब एपिकार्डियल आउटर लेयर है इट स्पाइरल्स इन अ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और जो सब एंडोकार्डियल इनर फाइबर्स हैं दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज द राइटवर्ड. सो अगेन इफ यू लुक एट द डायग्राम दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर. और इसका पूरे का रिजल्ट ये निकलता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन उसमें होती है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन of the apex of the heart, and the base of the ventricle it actually moves up.
पूरी एक्सरसाइज और पूरी अरेंजमेंट का पर्पस ये है कि फोर्सफुली ब्लड निकल सके जब सिस्टली हो। सिस्टली का मतलब ये है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो जब कॉन्ट्रैक्शन हो लेफ्ट वेंट्रिकल की तो ब्लड अच्छे से फोर्स के साथ निकल सके। इट लीव्स द चैम्बर रैपिडली। Now, syncytium का मैंने आपको टर्मिनोलॉजी का मतलब बता दिया कि all the muscles in the cardiac structure, they are kind of attached like this via the intercalated disc, so that the transfer of ions is very very easy between the cells, and all the cells contract simultaneously, and this property is known as being a syncytium. Okay, the dark intercalated disc की बात हो रही है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। At intercalated disc, the cell membranes fuse with one another to form permeable communicating junctions, which are called the gap junctions. और इन्हीं gap junctions की वजह से आयन ट्रांसफर होता है, कैल्शियम आयन फ्रॉम हेयर टू हेयर, और डीपोलराइजेशन की वेव कार्डियक मसल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, which is what we call the syncytium. Now, अब हार्ट का ऐसा है मामला कि मैं कह रहा हूं ना कि syncytium is a unit. So if I draw a diagram for you again, बल्कि इसी डायग्राम पे मैं ये बात आपको समझा सकता हूं। लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि रेड कलर ठीक से दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ द रेडिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी ड्रॉन है। सो लेट मी टेल यू। सो एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है हार्ट को इनटू द राइट पंप एंड द लेफ्ट पंप। ठीक है, अब ये जो दोनों पंप्स हैं उसमें एक स्ट्रक्चर ये मौजूद है विच इज द एट्रियम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये मौजूद है विच इज द वेंट्रिकल। दोनों तरफ ऐसा ही है, लेफ्ट साइड पे भी है, देयर इज अ लेफ्ट एट्रियम, सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हार्ट में एक्चुअली कितने यूनिट्स हैं तो 2 यूनिट्स राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, लेकिन हर यूनिट फर्दर 2 यूनिट से मिलकर बना है, एट्रिया और वेंट्रिकल। तो इन टोटल देयर आर 4 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट्स एक्चुअली 4 सिंसाइटियम है। यानी एट्रिया सारे मसल्स जो हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तब एक्चुअली वेंट्रिकल उस वक्त नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता। देयर इज अ डिले, देयर इज अ लैग, अभी वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहले ब्लड को ट्रांसफर करता है इनटू द वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड चला जाता है पल्मोनरी सर्किट में, फिर वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो चला जाता है ब्लड सारे का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकल जाएगा इनटू द एओर्टा। सो ईच यूनिट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग सेपरेटली। हर यूनिट पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है और अलग यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब जो डीपोलराइजेशन है वो वेंट्रिकल में नहीं जाती। तो ये एक सिंसाइटियम नहीं है। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तब हम कहते कि दिस इज वन सिंगल सिंसाइटियम, लेकिन ऐसा नहीं है। दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन डिफरेंट टाइम। सो देयर आर 4 सिंसाइटियम, 4 यूनिट्स, एट्रिया हेयर, वेंट्रिकल हेयर एंड वेंट्रिकल हेयर। ठीक है, और ये सिंसाइटियम क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल है इनके बीच में देयर इज अ बैरियर, और ये जो बैरियर है दैट इज एक्चुअली द वैल्वुलर और फाइब्रोटिक स्ट्रक्चर, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ बैरियर, और उस बैरियर को सिर्फ एक ही चीज क्रॉस करती है, अभी हम वो पढ़ेंगे, जो कंडक्शन सिस्टम है। तो इंपल्सेस सिर्फ उस कंडक्शन सिस्टम से जाती हैं। यानी जो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपसे कहूं तो बात यह है कि एट्रिया के मसल्स आर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली सेपरेट फ्रॉम दी वेंट्रिकुलर मसल्स, चाहे वो राइट साइड की बात करें या लेफ्ट साइड की बात करें। इसीलिए एट्रिया अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक फिजियोलॉजी। नाउ the heart is actually composed of 2 syncytia. There is an atrial syncytium which constitute the wall of the 2 atria, and then there is a ventricular syncytium. तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चारों यूनिट्स। The atria are separated from the ventricle by fibrous tissue that surrounds the atrioventricular valvular opening. Normally potentials यानी electric potentials या action potentials are not conducted from the atrial syncytium to the ventricular syncytium directly through this fibrous tissue. However, there is an atrioventricular bundle which transmits the impulses. जो सारी बात मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि एट्रिया से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इंपल्सेस वेंट्रिकल में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं होती, बिकॉज बीच में एक फाइब्रस कवरिंग है और सिर्फ एक ही रास्ता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के गुजरने का, वो कहलाता है एवी बंडल। ठीक है, नाउ दिस डिविजन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट इनटू 2 functional syncytia allows atria to contract a short time ahead of ventricular contraction, which is important for the effectiveness of the pumping. Now,
everything designed in your body is designed so for a purpose. Now that's important to understand the purpose. अब सोचो अगर एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते तो बड़ा बिजार सिस्टम होता. द रिक्वायरमेंट इज कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड आ जाए वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लड चला जाए हार्ट से बाहर. तो अब ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनको अलग अलग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल यूनिट होना होगा, और अलग अलग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल यूनिट होने के लिए इनके बीच में कोई इंसुलेटर होना पड़ेगा, और वो इंसुलेटर है फाइब्रस बैंड. तो नेचर हैज डिजाइन्ड यू इन अ ब्यूटीफुल मैनर, है ना. नाउ एक्शन पोटेंशियल्स इन कार्डियक मसल. The action potentials recorded in ventricular muscle averages about 105 millivolts, which means that the intracellular potential rises from a very negative value, जो resting membrane value है, which is about minus 85 millivolts, and because of the entry of the sodium and calcium ions, it moves up to plus 20. So minus 85 से plus 20 इसका मतलब ये about 105 millivolts का current, okay? Now, after a single spike, the membrane remains depolarized for about 0.2 seconds, which is known as a plateau, and this plateau is followed by abrupt repolarization. So, if you look at the diagram, this is the diagram. So, this is, for example, the resting membrane potential, which is around minus 85. This value, minus 85 पर जब sodium channels खुलेंगे, so there will be an upward strike, और ये जो upward strike है, this is actually called phase 0 of cardiac cycle. और इसमें the more and more, so if this is a cardiac cell, so what will happen कि more and more sodium ions are entering inside the cardiac cell, और जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आइन आएंगे तो देखें वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी, बिकॉज सोडियम आइन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज. सो दिस अप stroke is basically because of the entry of sodium. Then you see there is a little dip in the cardiac cycle, and this dip is called stage 1. Stage 1 का मतलब ये है कि there is slight repolarization. So that was depolarization. If you have not listened to my lectures of action potential, then please go and watch my videos on action potential, ताकि आपको ये जो मैं words use कर रहा हूँ ये समझ में आ जाएं कि what do we mean by depolarization, what do we mean by repolarization. लेकिन ये repolarization rapid नहीं है, यानी ऐसे नहीं हो रहा कि there was a depolarization and then there is a repolarization. ऐसा ग्राफ नहीं है. So it's not like depolarization, repolarization. No, it's not like this. The graph has a plateau का मतलब ये है कि there is depolarization, then slight repolarization, and then a stagnant phase. ये stagnant phase जो है इसमें rapid repolarization नहीं हो रही. तो ये जो plateau बना हुआ है, this plateau is actually stage 2 of the cardiac cycle. और ये जो cardiac cycle का stage है, that's very very important because यहाँ पे calcium ions enter हो रहे होते हैं, and the calcium ions maintains the plateau. अभी हम ये discuss करेंगे. And after that, what happens is there is a repolarization phase. So that's the last phase then, or the second last phase. Last phase would be reaching this stage, which is known as being at the resting membrane potential. We will discuss this cardiac cycle in a minute. But the point is कि there is a plateau, ये आपको पता होना चाहिए. Plateau के बाद there is repolarization. Okay, the presence of the plateau in the action potential causes ventricular contraction to last as much as 15 times longer than the cardiac muscle in the cardiac muscle compared to the skeletal muscle. यानी ये जो plateau वाला phase है, ये सारे टाइम पर जो skeletal muscle है वो contracted रहता है. अब not the skeletal muscle, cardiac muscle, sorry, cardiac muscle contracted रहता है. skeletal muscle में there is a rapid depolarization followed by a rapid repolarization, so therefore उसमें twitch बहुत ही fast होता है. लेकिन cardiac muscle में there is a depolarization, then a plateau and then a repolarization. तो ये plateau के phase में there is a prolonged contraction. cardiac muscle थोड़ा ज़्यादा देर तक contracted state में रहते हैं. That's an important point. Now, what causes the long action potential and plateau in the cardiac muscle? One word answer for this is calcium. It's because of calcium that there is a plateau in the cardiac cycle. पढ़ते हैं इसके बारे में. At least there are two major differences between the membrane properties of cardiac and skeletal muscles that account for prolonged action potential and plateau in the cardiac muscles. Number one, the action potential of skeletal muscle is caused almost entirely by only one type of channels, which are the fast sodium channels. यानी अगर skeletal muscle की बात करो, so this is a skeletal muscle fiber and there will be rapid entry of sodium into the system. Cell के अंदर आ जाएगा sodium and there will be a rapid depolarization.
और उस रैपिड डीपोलराइजेशन का रीजन है फास्ट सोडियम चैनल्स. दीज चैनल्स आर कॉल्ड फास्ट चैनल्स बिकॉज दे रिमेन ओपन फॉर ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड एंड दे एब्रप्टली क्लोज, फौरन बंद हो जाते हैं. एट द एंड ऑफ दिस क्लोजर द रीपोलराइजेशन अकर्स, दोबारा ग्राफ नीचे आ जाता है, यानी रीपोलराइजेशन दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द पोटेशियम चैनल्स. कार्डियक मसल में स्टोरी ऐसी नहीं है. कार्डियक मसल में द एक्शन पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ चैनल्स. वन इज द सोडियम चैनल जो कि अभी हमने डिस्कस किए जैसे स्केलेटल मसल में होते हैं. देयर इज अनदर टाइप ऑफ चैनल, द एल टाइप कैल्शियम चैनल्स. नाउ कैल्शियम चैनल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीपोलराइजेशन इन स्केलेटल मसल. This population of channel differ from the fast sodium channel in that they are slower to open and even more importantly they remain open for several tenths of a second. So इस टाइम पीरियड में मोर एंड मोर कैल्शियम आर एंटरिंग. सो इस फेज में कैल्शियम एंटर हो रहा है, कैल्शियम एंटर हो रहा है. सो इट इज मेंटेनिंग द डीपोलराइजेशन एंड इट कॉजेज द प्लेट्यू. ओके, तो ये तो एक डिफरेंस है स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में कि स्केलेटल मसल में सिर्फ सोडियम चैनल्स हैं जबकि कार्डियक मसल में सोडियम चैनल्स के साथ साथ कैल्शियम चैनल्स भी हैं. व्हाट्स द सेकंड डिफरेंस? द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप ऑफ मसल इज द फैक्ट कि और क्यों कार्डियक मसल में देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल is that the permeability of the cardiac muscle membrane for potassium decreases about 5-fold, an effect that does not occur in skeletal muscle. तो इस पूरे टाइम पीरियड में जब ये डीपोलराइजेशन और प्लेट्यू हो रहा होता है एक्चुअली पोटेशियम कंडक्टेंस लो होती है. अगर पोटेशियम कंडक्टेंस हाई कर देंगे तो फॉरन डीपोलराइजेशन हो जाएगी, बट देयर इज लो पोटेशियम कंडक्टेंस. दिस डज नॉट हैपन इन स्केलेटल मसल बट दिस हैपेंस इन कार्डियक मसल एंड फॉर दिस रीजन द एक्शन पोटेंशियल इज प्रोलॉन्ग्ड and the action potential has a plateau. ये examiners का बहुत favorite question है this one. Why there is long action potential in heart and what is the cause of the plateau? So remember this is a very important stuff. Okay. Now the phases of cardiac cycle जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किए भी यहाँ दोबारा देख लेते हैं. phase 0, 1, 2, 3 and 4. So let us talk about different phases of a cardiac cycle. पहला जो फेज है कार्डियक साइकिल का दैट इज कॉल्ड फेज 0 या डीपोलराइजेशन. व्हाट हैपेंस एज यू कैन सी -85 मिली वोल्ट से ये वोल्टेज अपशूट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ सोडियम आयन. आपको हर फेज के बारे में ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉजिंग इट. सो इज द फास्ट सोडियम चैनल विच इज एक्चुअली कॉजिंग फेज 0 ऑफ द डीपोलराइजेशन. ठीक है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इट मूव्स फ्रॉम about -85 to about +20. So 105 usually millivolts का jump आता है because of the entry of sodium. तो ये पहला phase है which is called phase 0. अक्सर students को confuse करते हैं कि भाई ये phase 1 है. नहीं, it's called phase 0. अच्छा, ये मुझसे स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं सर इसको फेज 1 कह देते हैं, इसको 2, 3, 4, 5. बट ठीक है यार, मेडिसिन ऐसे ही है, इसमें जो हो गया वो हो गया, नाम रख दिया यार. अब फेज 1 जो है दिस इज कॉल्ड इनिशियल रीपोलराइजेशन. फास्ट सोडियम चैनल क्लोज होते हैं इसमें एंड द सेल एक्चुअली स्टार्ट्स बिकमिंग रीपोलराइजिंग ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोटेशियम आयन एग्जिट. सो ये छोटा सा जो डिप है देखें फ्रॉम द अप पॉजिटिव स्पाइक से इट्स गोइंग डाउनवर्ड. लेकिन ये जो डाउनवर्ड है ये वाला जो फेज 1 है इसमें दो काम हो रहा है. एक तो ये कि सोडियम चैनल क्लोज हो रहा है, दूसरा पोटेशियम कंडक्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है तो कार्डियक सेल से पोटेशियम बाहर जा रहा है. इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इट इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बट दैट हैपेंस ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड आफ्टर दिस शॉर्ट टाइम it kind of enters into a plateau phase which is known as साइकिल का फेज नंबर 2 और इस प्लेट्यू का रीजन है कैल्शियम चैनल की ओपनिंग. सो कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, दोबारा पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाती है. तो इस फेज में बेसिकली पोटेशियम आयन आर लूजिंग आउटसाइड द सेल, निकल रहे हैं सेल से. अब वो चूंकि निकल रहे हैं तो सेल का इंटीरियर नेगेटिव होना चाहिए, बट ऑन द सेम टाइम कैल्शियम आयंस आर आल्सो एंटरिंग इनटू द सेल. सो इट इज नाउ इन अ प्लेट्यू फेज और ये प्लेट्यू फेज इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयंस. एंड देन द लास्ट फेज विच इज एक्चुअली नॉट द लास्ट फेज, द सेकंड लास्ट फेज विच इज कॉल्ड फेज नंबर 3. इट इज कॉल्ड रैपिड रीपोलराइजेशन. इसमें कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं. सो इट शुड मेक सेंस कि यहाँ पर मोर एंड मोर पोटेशियम conductance and potassium leaving outside the cell, so the internal जो potential है cell का it starts becoming negative. And the last one is restoration of the resting membrane potential which was about -80 to -90 और हम बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं as -85 millivolts. So ये 4 phases हैं, ये भूलने नहीं है कार्डियक साइकिल के, और हर फेज में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है that's an important discussion. ठीक है.
Now, velocity of the signal conduction in the cardiac muscle, the velocity of conduction of excitatory action potential along with the atria in the ventricular muscle fiber is about 0.3 to 0.5 meters per second. यानी इस speed से signals pass होते हैं through the atrial and ventricular muscles, or it's about 1/250. The velocity vary in the large nerve fibers and 1/10 the velocity in the skeletal muscle. So it's pretty quick actually. यानी कार्डियक मसल्स में से सिग्नल बहुत तेजी से पास होते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो सके. लेकिन हार्ट में एक और स्पेशल तरह का भी तो सिस्टम मौजूद है, द स्पेशलाइज्ड फाइबर्स सच एज इन द पुरकंजी फाइबर. अभी हम पढ़ेंगे भी इनके बारे में. द साइनोएट्रियल नोड जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है, उसके बाद फिर देयर इज बहुत सारे एवी बंडल्स हैं, एंड देयर इज व्हाट नॉट, बट द पुरकंजी फाइबर्स देन डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग्स द वेंट्रिकुलर मसल्स. और उनमें जरा स्पीड देखें सिग्नल ट्रांसडक्शन की, यानी एक्शन पोटेंशियल के गुजरने की क्या है. इट्स लाइक अ बुलेट ट्रेन. यू सी 4 meters per second. मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनमें से स्पीड है 0.3 to 0.5. 1 भी पूरी नहीं है, 1 मीटर पर सेकंड भी नहीं है. लेकिन पुरकंजी सिस्टम ऑफ द हार्ट जो कि कार्डियक नर्वस सिस्टम है, उसकी स्पीड देखो 4 मीटर पर सेकंड. सो वेरी वेरी फास्ट. ओके, नाउ व्हाट इज अ रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल्स लाइक ऑल एक्साइटेबल टिश्यू, एक्साइटेबल टिश्यू का मतलब होता है मसल्स, ओके, विच कैन बी एक्साइटेड एंड देन दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड. The cardiac muscle is also refractory to re-stimulation during the action potential. यानी जब ये action potential अपने procession में है, यानी जब ये action potential continued है, उस वक्त दोबारा उसको excite करना is impossible. यानी ये वाला जो phase है, the complete जब तक नहीं होता action potential, you cannot re-excite the heart cell. Therefore, the refractory period of the heart is the interval time as shown to the left in figure 9.6. Let's have a look at figure 9.6. Where is the figure 9.6? So figure 9.6 में that is all actually the refractory period. यानी कि जब action potential हो रहा है, that is represented as the refractory period. The new action potential cannot be regenerated. So if you look at this diagram, for example, here is the refractory period. This is the relative refractory period, because इस पूरे time period में the heart is performing its action potential. So you cannot actually kind of re-excite the cardiac tissue. Okay. Now the cardiac impulse cannot re-excite the already excited heart muscle. ये बात हो गई. The normal refractory period of the ventricle is 0.25 to 0.3 seconds, which is about the duration of the prolonged plateau of the action potential. There is an additional relative period of 0.05. ये values अगर आप ना भी याद रखें तो that's fine, but you should have the basic concept of what do we actually mean by the refractory period. ठीक है. नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. ये जब मैं स्केलेटल मसल आपको करवा रहा था उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि एक्साइटेशन is usually coupled with contraction. यानी जब हम किसी भी excitable tissue की बात करते हैं, जैसे कि skeletal muscle या even smooth muscle या इस केस में cardiac muscle, so we always say कि whenever there is nerve impulse, the nerve impulse which is called the excitation is followed by the contraction of the muscle. उसके बाद muscle contract करता है ना. ये nerve impulse कोई ऐसे फालतू में तो नहीं आ रही, इसका कोई काम है. तो इसका काम क्या है? muscle को contract करवाना. तो excitation के बाद जब contraction भी होती है muscle की, तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग. ठीक है. एंड उसमें सारे में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम आइंस का और ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स का. इट्स काइंड ऑफ द सेम स्टोरी जो हमने स्केलेटल मसल में पढ़ी थी. कार्डियक मसल के लिए इसको रिपीट करते हैं. द टर्म एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग रेफर्स टू द मैकेनिज्म वेयर बाय द एक्शन पोटेंशियल कॉजेज मायोफाइब्रिल्स ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. This mechanism was discussed in detail for skeletal muscle. ये हम कर चुके हैं, मेरी वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा. Again, here are differences in the mechanism of the cardiac muscle compared to the skeletal muscle. As is true for the skeletal muscle, when an action potential passes over the cardiac muscle membrane, the action potential spreads to the interior of the cardiac muscle via the T-tubules. The T-tubule action potentials then act on the membranes of the sarcoplasmic tubule या sarcoplasmic reticulum to cause release of the calcium ion into the sarcoplasm यानी cytoplasm. In another few thousandths of a second, these calcium ions diffuse into the myofibril and they start contraction of the actin and myosin filaments.
Thus far this mechanism of excitation contraction coupling is same for the skeletal. इतनी जो अभी हमने बात की है ये सारी सेम है. What's actually happening is कि there is an action potential. The calcium एक तो बाहर से भी एंटर हो रहा है, दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आ रहा है, और ये जो कैल्शियम स्पार्क हुआ यानी कैल्शियम इंक्रीज हुआ साइटोप्लाज्म में, दिस कैल्शियम इज एक्चुअली नाउ causing the contraction of actin and myosin filaments. So the whole system is actually similar in the skeletal muscle contraction as well as in the cardiac muscle contraction. But what are the differences वो भी आगे हम बात करेंगे. So अब तक ये सारी स्टोरी सिमिलर है between cardiac and skeletal muscles. Thus far this mechanism is similar. In addition, the calcium ions that are released into the sarcoplasm of the cisternae of the sarcoplasmic reticulum, calcium ion also diffuses into the sarcoplasm from the T tubule. यानी ये बाहर extracellular fluid से भी calcium enter होता है into the cardiac muscles. Now calcium entering the cell then activate the calcium release channels, also called the ryanodine receptor channels in the sarcoplasm. So this is all something that we have already done. Moral of the story is कि action potential की वजह से there is increased calcium in the cytoplasm, और increased calcium की वजह से there is contraction of the actin and myosin filaments. Now without calcium from the T tubule, the strength of the cardiac muscle contraction would be reduced considerably because the sarcoplasmic reticulum of the cardiac muscle is less well developed. ये सुनिए ज़रा, skeletal muscle में तो ये काफ़ी होता है, बट यहाँ बाहर से कैल्शियम का हार्ट के अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर जो sarcoplasmic reticulum है they are not enough to give enough calcium for strong contraction. और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो cardiac muscle का action potential है, it is not only stronger but it is also there for a longer time. और उसके स्ट्रॉन्ग होने के लिए कार्डियक मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी कैल्शियम रिलीज करते हैं, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी कैल्शियम अंदर एंटर होता है. द टी ट्यूब्यूल्स ऑफ द कार्डियक मसल हाउएवर हैव अ डायमीटर 5 times as great as that of the skeletal muscle. ये डिफरेंस सुनिए, इतना ज़्यादा डायमीटर इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एंटर हो सके. ऑल्सो इनसाइड द टी ट्यूब्यूल इज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड दैट आर इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज so that they attract more and more calcium. The strength of contraction of the cardiac muscle depends to a great extent on the contraction of the skeletal, on the contraction of the muscles because of the calcium ion, और वो extracellular fluid से आ रहा है. ठीक है, so that's very important कि cardiac muscle की जो strength है that is dependent on the ECF calcium, very very important. skeletal muscle में ऐसा नहीं है. skeletal muscle में the internal sarcoplasmic reticulum is enough. In fact, a heart placed in calcium-free solution will quickly stop beating. सुनिए, अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन में हार्ट डाल दें जिसमें कैल्शियम बाहर नहीं है तो कैल्शियम एंटर नहीं होगा, it will stop beating. The reason for this response is that openings of the tubule passes directly through the cardiac muscle membrane into the extracellular space surrounding the cells, allowing the same extracellular fluid that is in the cardiac muscle interstitium to percolate through the T tubules. बात यह है कि ECF का कैल्शियम हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है. Consequently, the quantity of calcium ion in the T tubule system, the availability of the calcium ion to cause the cardiac muscle is the alternate word for that, depends to a great extent on the extracellular fluid calcium ion concentration. ये तीसरी चौथी दफ़ा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ. In contrast, strength of the skeletal muscle contraction is hardly affected by the extracellular fluid calcium. This is because the skeletal muscle contraction is caused almost entirely by the calcium which is released from the sarcoplasmic reticulum, which is already inside the skeletal muscle fibers. At the end of the plateau of cardiac action potential, the influx of calcium ions to the interior of the muscle fiber is suddenly cut off. ये तो बात हुई कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का. जैसे ही प्लेट्यू खत्म हुआ तो कैल्शियम आयन की एंट्री बंद, and the calcium ions in the sarcoplasmic reticulum are rapidly pumped back, और यानी सारा कैल्शियम का जो सप्लाई था वो एक्चुअली क्लोज हो गया. ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली ATP डिपेंडेंट सिस्टम. कैल्शियम आयंस आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द सेल बाय अ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर. तो हर वो कोशिश की जा रही है कि कैल्शियम को निकाल दिया जाए. द सोडियम दैट एंटर्स द सेल ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज इज देन ट्रांसपोर्टेड आउट बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase pump. As a result, the contraction ceases until a new action potential begins. So जाहिर है हुआ ये
ये था कि देयर वाज, अब इस सारे को ज़रा समराइज कर लें, देयर वाज एन एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल की वजह से टू थिंग्स हैपनिंग, कैल्शियम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से भी अंदर एंटर हो रहा है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी साइटोप्लाज्म में आ रहा है। अब ये इंक्रीज कैल्शियम जो है दैट विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन। जब एक्शन पोटेंशियल का ये वाला फेज आएगा, यानी प्लेट्यू जब खत्म होने लगेगा, तो ये कैल्शियम एंट्री बंद, यहाँ से कैल्शियम की निकलना बंद, बल्कि कैल्शियम वापस पंप कर दिया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इनफैक्ट कैल्शियम को बाहर भेज दिया जाएगा इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम, फिर ये सोडियम जो अंदर आ गया इसको बाहर भेज देंगे पोटेशियम के एक्सचेंज में। सो these things keep on happening, but the overall result is that there is decreased calcium at the start of the action potential, more calcium inside, at the end of the action potential low calcium inside। इसीलिए जब action potential start होगा तो contraction होगी, और जैसे ही action potential खत्म होगा यानी कैल्शियम का लेवल कम होगा सेल के अंदर, तो contraction will stop और फिर अगला action potential आएगा। So this is very important to understand the concept of excitation, contraction, coupling. Okay, now the duration of contraction. Cardiac muscles begin to contract a few milliseconds after the action potential। जैसे ही action potential start होता है थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर कितनी देर, the थोड़ी देर is about few milliseconds के बाद there is contraction which is started। Therefore the duration of contraction of cardiac muscle is mainly a function of duration of the action potential, including the plateau, about 0.2 seconds in the atrial muscle and 0.3 seconds in the ventricular muscle। So even if you don't remember the values, you should know कि immediately after the action potential there is contraction। Okay, so these are very important concepts जो अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं about the cardiac muscle physiology। आपको पता होनी चाहिए what is syncytium, how the muscles are arranged, what are the different phases of the cardiac cycle, calcium की importance क्या है, ECF की क्या importance है, calcium regulation इसीलिए बड़ा important है cardiac physiology में। Okay, now we will dive a little more deeper and talk further concepts of the cardiac cycle। The cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat to the beginning of the next are known as the cardiac cycle। यानी बेसिकली हार्ट पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन का सिस्टम है, एक एक्शन पोटेंशियल के बाद बीटिंग स्टार्ट होती है, नेक्स्ट बीटिंग जब शुरू होती है तो ये पूरे का पूरा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वन बीट टू द स्टार्ट ऑफ द अदर इज व्हाट वी कॉल द कार्डियक साइकिल। ईच साइकिल इज इनिशिएटेड, किस तरह इनिशिएट होता है आपको पता है ना, इज इनिशिएटेड बाय द एक्शन पोटेंशियल। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, कोई भी चाहे वो स्केलेटल मसल हो या कार्डियक मसल हो, द कॉन्ट्रैक्शन इज प्रीसीडेड बाय एन एक्शन पोटेंशियल। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। सो फर्स्ट देयर इज एन एक्साइटेटरी फेज, देयर इज एक्साइटेशन एंड देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्साइटेशन किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल हार्ट में कहाँ से आता है? इट इज जनरेटेड इन द इंट्रिंसिकली प्लेस्ड साइनस नोड, और ये हम अभी अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे भी। इनफैक्ट बिल्कुल अगला चैप्टर है जिसमें हमने ये बात करनी है। दिस नोड इज लोकेटेड इन द सुपीरियर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम near the opening of the superior vena cava, and the action potential travels from here rapidly through both atria and then into the AV, atrioventricular bundle, then into the ventricles. Because of this special arrangement of conducting system from the atria into the ventricle, there is a delay of more than 0.1 second during the passage of the cardiac impulse from the atria into the ventricle। यानी जब हम इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो एट्रिया का जो राइट एट्रियम है, दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। सो राइट एट्रियम में ये साइनो एट्रियल नोड है, इंपल्सेस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द एट्रिया, और यहाँ पर चूंकि फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ से एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल से जब वेंट्रिकल में नर्व इंपल्स आती है, ये एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है। सो इस पॉइंट पर एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पर देयर इज अ डिले ऑफ अबाउट 0.1 सेकंड, और वो डिले है बिकॉज ऑफ द फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल, और ये डिले इंपॉर्टेंट है। दिस डिले अलाउज द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ द वेंट्रिकल, और यही हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, और इस एट्रिया के पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या एक्शन पोटेंशियल को थोड़ी देर के लिए रोका जाए, वरना अगर सारा एक ही साथ ट्रैवल कर जाता या ये पूरे का पूरा राइट साइड एक सिंगल सिंसाइचियम होता तो कैसे ये मुमकिन होता कि एट्रिया से पहले ब्लड वेंट्रिकल में आएगा। सो वी वांट एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन द वेंट्रिकल्स। इसके लिए ये डिले बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, that's a delay of only about 0.1 seconds, which is enough for atria to empty।
thereby pumping the blood into the ventricle before the strong ventricular contraction begins. Thus the atria act as a primer pump. ये आपने जुमला याद रखना है. Atria are primer pump for the ventricles, and the ventricles then provide the major powerful contraction जो पूरी बॉडी में जाता है. ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, diastole and systole. The total duration of the cardiac cycle, including the systole, which is the contraction, and then the diastole, which is the relaxation of the heart muscle, is actually reciprocal of the heart rate. यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल आपका अपना पूछें कि हाउ डू यू कैलकुलेट योर कार्डियक साइकिल टाइम, सो इट्स एक्चुअली वेरी इजी, एंड द वे टू डू दिस इज जस्ट रेसिप्रोकेट. सो इफ your heartbeat is 72 beats per minute, then you just divide 1 over 72, which would be about 0.013 minutes per beat, or 0.833 second if you factor in the 60 number into the minute and second calculation. So the first thing would be to calculate your heartbeat. If it is 72, then 1 upon 72 is your cardiac cycle duration. If you are beating at the rate of 90 beats per minute, then 1 upon 90 is your cardiac cycle duration. Okay, so आपका heart का cardiac cycle का time इतना होगा. Now figure 9.8 shows different events during the cardiac cycle for left side of the heart. The top three curves show the pressure changes in the aorta, left ventricle and left atrium respectively. ये curve, इसके बारे में मुझे थोड़ी बात करनी है, मैं भी आपसे बात करता हूँ. The fourth curve, यानी इसमें बहुत सारे curves हैं. This one single diagram has a lot of curves. So there is an aortic pressure curve, then there is an atrial and ventricular pressure curve, then there is the fourth curve which depicts the changes in the left ventricular volume. So this is the volume curve, the ventricular volume curve, and then there is the fifth which depicts the ECG, and then the sixth which depicts the phonocardiogram, which means the heart sounds as it pumps. It is especially important that the reader study this figure. Now that one particular graph, if you ask me, is perhaps the most important graph of the cardiac physiology, because इस पूरे के अंदर कार्डियक फिजियोलॉजी की पूरी डिटेल और कार्डियक साइकिल की पूरी डिटेल है. इसमें ये बताया जाए. सो फॉर एग्जांपल मैं इसके एक कंपोनेंट आपसे, और ये वाला जो चार्ट है, ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये पूरी कार्डियक फिजियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स हैं. देयर आर आई मीन मोर देन 10 चैप्टर्स दैट वी हैव टू गो थ्रू. हर चैप्टर में इसका जिक्र होगा. ये डायग्राम मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में दिखा रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल दिस द फर्स्ट डॉटेड ब्लैक लाइन इज द एओर्टिक प्रेशर. अब और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, एंड दिस डॉटेड लाइन इज द एट्रियल प्रेशर. नाउ व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट हैपेंस? So when the ventricle contracts, obviously there is ejection of blood. So what will happen to ventricular pressure? So जब ये ventricle contract करेंगे, ये left ventricle की मैं बात कर रहा हूँ, left ventricle जब contract करेगा तो left ventricle के अंदर pressure क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? Obviously it will increase. So you see here there is increase in pressure of the left ventricle during ejection. जब blood निकलता, blood निकल के कहाँ जाता है? blood निकल के aorta में जाता है, और जैसे ही blood aorta में आएगा, तो अब मुझे बताओ कि aorta में pressure क्या हो जाएगा? So जैसे ही ventricle की contraction होगी तो ventricle का pressure तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ aorta का pressure भी देखें बढ़ रहा है. Going from here, the black dotted line is moving up, which means, and it makes sense, the graph is not difficult to read. So अगर आपको normal cardiac cycle के steps पता हैं कि भाई जब left ventricle contract करेगा तो left ventricle का pressure बढ़ेगा, और aorta में blood जाएगा तो aorta का भी pressure बढ़ेगा. Let me ask you another question. जब ये सब कुछ हो रहा होगा, यानी जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एओर्टा में ब्लड जा रहा होगा, तो व्हाट विल हैपन टू द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम? यानी इसमें ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? If you are saying decrease होगा, then you are thinking right, because जब ये it makes sense ना यार, common sense की बात है. जब left ventricle contract करेगा तो इसमें से blood निकल गया ना, निकल के aorta में चला गया ना, तो जब इसमें से blood निकल गया तो इसमें blood volume क्या हो गया, कम हो गया. तो ज़रा इसी phase में जब ventricular pressure बढ़ रहा था, aortic pressure बढ़ रहा था, ज़रा इस blue graph को check करें, ये decrease हो रहा है, it's going down. ये क्यों decrease हो रहा है? Because it's the ventricular volume. अब भाई जाहिर है जब ये contract करेगा, blood निकलेगा तो blood volume कम होगा ना, तो कितना, I mean this is beautiful. और ये ECG पर कौन सा फेज होता है? दिस इज द टाइम फाइज. सो QRST का ये दिस इज द फेज वेयर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द R wave up till the end of the T wave, this is where the left ventricle is contracting, pumping and pushing the blood out. So all this is explainable. This is all explainable. And what's happening to the atrial pressure during the same time? जब
वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रिया का प्रेशर इज काइंड ऑफ कांस्टेंट या थोड़ा सा बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें रीफिलिंग हो रही होगी शायद थोड़ी बहुत। हम पढ़ेंगे जब हम ये एट्रिया के बारे में और ईसीजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट माय पॉइंट इज कि ऑल दिस ग्राफ, इसमें जो डिफरेंट प्रेशर हैं, ऑल्दो द ग्राफ लुक्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द फर्स्ट लुक, लेकिन it's not very complicated. You just pick something, you know, you pick ejection period. इसमें डिफरेंट पीरियड्स बताएं। देयर इज एन इजेक्शन पीरियड, तो इजेक्शन पीरियड के सारे इवेंट्स आपको पता होने चाहिए कि इजेक्शन पीरियड में व्हाट हैपेंस टू द एओर्टिक प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू द एट्रियल प्रेशर, व्हाट हैपेंस टू द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज इजेक्शन, इजेक्शन है क्या। इजेक्शन में ब्लड निकलेगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ये बेसिक फिनोमिना आपको पता है तो ये सारे ग्राफ के चेंजेस आर अ पीस ऑफ केक फॉर यू कैन एक्सप्लेन देम। ओके, तो ये हम बार बार डिस्कस करेंगे और दैट्स हाउ टू अप्रोच द ग्राफ एंड लेट्स नाउ कीप रीडिंग। और अगले चैप्टर्स में भी ये बार बार आएगा ग्राफ, सो डोंट वरी, वी विल कंप्लीटली कार्डियक फिजियोलॉजी के एंड पे यू विल बी मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हिच टॉक्स अबाउट सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स। नाउ इंक्रीजिंग द हार्ट रेट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल. When heart rate increases, the duration of each cardiac cycle decreases. And that is understandable. मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल 72 हार्ट रेट है तो यू मल्टीप्लाई 1 by 72. अगर हार्ट रेट ज़्यादा है which is 90, so 1 divided by 90 will be a smaller number than 1 divided by 72. So if you are increasing the heart rate, the cardiac cycle का duration is decreasing. ज़ाहिर है हार्ट तेज़ी से टक 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 तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको कम टाइम मिलेगा ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन को कम टाइम मिलेगा. This means that heart beating rapidly does not remain relaxed for a long time. इसीलिए उसको डायस्टली और कंप्लीट फिलिंग का टाइम नहीं मिलेगा कार्डियक चैम्बर्स का. सो जल्दी जल्दी हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द हार्ट, क्योंकि रीफिलिंग सही नहीं हो रही ना. नाउ रिलेशनशिप ऑफ ईसीजी टू द कार्डियक साइकिल, और इस डायग्राम में बताया. अगले चैप्टर्स में हम ईसीजी का ना पूरा अलग से चैप्टर है तो उसको हम डिस्कस भी करेंगे. बट आपको पता है कि द ईसीजी इज it shows different waves. There is a P wave, there is a Q wave, there is an R wave, S wave and T wave. So these are the different waves of an ECG. The P wave is actually the spread of depolarization through the atria followed by the atrial contraction. So अगर आप P wave का सिनेरियो देखें, so that's the P wave scenario. P wave में अगर मुझे ये पता है कि P wave is the time जिसमें atrial depolarization हो रही है और फिर atria contract कर रहे हैं, तो जब atria contract करेंगे तो इस point के बाद, यानी that particular point जो P wave का point है, mid of the P wave, इसके बाद atria contract करेगा. तो अब आप मुझे बताएं, जब atria contract करेगा तो उसको कहते क्या है? उसको हम कहते हैं atrial systole. Atrial systole में एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? अब ये तो यार कोई मतलब मेरी तरह का डम भी बंदा बता देगा कि अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा. एंड वेयर इज द एट्रियल प्रेशर? दिस ब्लैक डॉटेड लाइन, यू सी, दिस इज गोइंग अप. सो एट्रियल प्रेशर यू सी हियर, दिस इज इंक्रीजिंग आफ्टर पी वेव बिकॉज एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है. अच्छा, एट्रियल प्रेशर तो बढ़ रहा है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, और जब वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो थोड़ा सा वेंट्रिकल का भी ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा. सो वेंट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, है ना. सिंपल चीज़ है यार, कोई मुश्किल नहीं है. एंड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जाहिर है ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल. तो लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ेगा. यहाँ पे ब्लू लाइन देखिए, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. सो पी वेव के बाद एट्रियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वेंट्रिकुलर प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वेंट्रिकल वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो ये हमने इवेंट उठाया एट्रियल सिस्टली का, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि किस तरह से दिस इज proceeding for different parameters. अच्छा, ये तो P wave की बात हो गई. About 0.16 after the onset of the P wave there is a QRS wave complex. So ये जो पूरा QRS है, this is all the electrical depolarization through the ventricle which will be followed by ventricular contraction. और अगेन ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं यहाँ पे लाइन डिवाइड कर दूँ तो इसके बाद कहानी शुरू होती है ये वाली, विच इज़ द वेंट्रिकुलर सिस्टली या इजेक्शन, इज द सेम थिंग है. और इसमें क्या क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बात मैं पहले ही डिटेल में यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा का प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होगा. इट्स अ ब्यूटिफुल ग्राफ टू स्टडी. एंड फाइनली देयर इज अ टी वेव विच रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ रीपोलराइजेशन.
और इस टाइम पर वेंट्रिकल्स जो हैं इनके फाइबर्स दे स्टार्ट बिकमिंग रिलैक्स, देयरफॉर द टी वेव अकर्स स्लाइटली बिफोर द एंड ऑफ ventricular contraction. So before the end of ventricular contraction there is a T wave, and then there is refilling of everything. That is the diastole. तो ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं. द एट्रिया फंक्शन एज प्राइमर पंप फॉर द वेंट्रिकल. ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में. देयरफॉर एट्रिया आर द प्राइमर पंप्स. Blood normally flows continually from the great veins into the atria, particularly the right atrium पूरी body से, और left atrium में from the lungs. About 80% of the blood flows directly through the atria into the ventricle even before atria contract. Then the atrial contraction adds about 20% of the filling of the ventricle. Therefore, the atria function as primer pump that increases the ventricular pumping effectiveness by as much as 20%. However, the heart can continue to operate under most condition without this extra 20% effectiveness. यानी जो वेंट्रिकल की पंपिंग है वो पूरी की पूरी एट्रिया पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ना करे तब भी हमारा जो 80% ब्लड है एट्रिया से वो डायरेक्टली वेंट्रिकल में एंटर हो रहा है इवन विदाउट पंपिंग. नाउ फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल एज पंप्स. अब वेंट्रिकल जो है ना, दोनों राइट साइड का वेंट्रिकल भी और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल भी, दे वेरी पावरफुल पंप्स. ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली यानी जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्लड accumulate in the right and the left atria because of the closed AV valves. यानी हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से है ना कि इफ दिस इज द राइट एंड लेफ्ट डिवीजन, तो ये यहाँ पे भी वेल्व्स हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में. तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकाल रहा होता है राइट साइड का इनटू द लंग्स, तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व बंद होते हैं ताकि ये ब्लड ऊपर ना चला जाए. वरना क्या होता, सोचो ये वेल्व्स अगर बंद ना होते और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता तो थोड़ा ब्लड यहाँ जा रहा होता पल्मोनरी सर्किट के अंदर, लेकिन काफ़ी सारा ब्लड वापस एट्रिया में जा रहा होता. ऐसे ही लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता तो एओर्टा में तो ब्लड जाता, साथ साथ ऐसे ऊपर भी चला जाता, लेकिन ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होते हैं. देयरफॉर एज सून एज द सिस्टोली इज ओवर द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स अगेन टू देयर डायस्टोलिक वैल्यूज. तो ये बात हम पढ़ेंगे आगे जब ये चीज़ आएगी अगले चैप्टर्स में. इन अ हेल्दी हार्ट द पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग lasts for about first third of the diastole. Well, this is all something which comes when we discuss the ECG. Okay. Now the outflow of the blood from ventricle during systole, period of isovolumic contraction. ये important है यार. Different periods of ventricular contraction is important. पहला पीरियड है पीरियड ऑफ isometric contraction. Immediately after the ventricular contraction begins, the ventricular pressure rises abruptly, and we know that. और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ. Thus an additional 0.02 to 0.03 second is required for ventricle to build up the sufficient pressure to push the semilunar valves open against the pressure in the aorta and the pulmonary system. Therefore, during this period, the contraction is occurring in the ventricles, but no emptying is occurring. That's an important concept. This period is known as isovolumic or isometric contraction. This meaning that cardiac muscle tension is increasing, but there is no shortening of the muscle fiber. Extremely important concept. Examiners का favorite. देखें, जब अगेन ये हार्ट आपको पता है एंड यू नो दिस सिस्टम इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द सिस्टोली. अब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ पे वी नो कि देयर इज अ वेसल जिसके अंदर भी अपने वेल्व्स हैं, यानी पल्मोनरी सर्किट है तो यहाँ पे भी वेल्व्स हैं और ये वेल्व भी क्लोज हैं. राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ने यहाँ जाना है. अब ब्लड पुश कर रहा है इन वाल्व्स को, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होंगे यहाँ, इन वाल्व्स को पुश कर रहा है और थोड़ी देर के बाद ये वाल्व खुल जाएंगे तो ब्लड इसमें चला जाएगा लंग्स के अंदर. लेकिन जब तक वाल्व नहीं खुलते तो ये वाल्व भी बंद हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी के वाल्व्स भी बंद हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स भी बंद हैं. तो ये जो वेंट्रिकल है पूरे का पूरा क्लोज चैम्बर बन गया, यानी ये कोशिश कर रहा है, जोर से कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्लड निकल नहीं रहा, एम्प्टिंग हो नहीं रही. तो ये वाला पीरियड जिसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर और सेमिल्यूनर वाल्व्स के साथ दोनों वाल्व्स बंद होते हैं, तो एक्चुअली जो वेंट्रिकुलर वॉल है उसमें टेंशन बिल्ड हो रही है लेकिन एम्प्टिंग ऑफ द ब्लड नहीं हो रही. तो इस फेज को हम नाम देते हैं पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन. देन जब ये ओपन हो जाते हैं ब्लड पुश करके बाहर निकल जाएगा, दैट इज द पीरियड ऑफ इजेक्शन. व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करें, द प्रेशर राइजेस अबव 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, देन द इजेक्शन हैपेंस एंड दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ इनिशियली रैपिड इजेक्शन फॉलोड बाय स्लो इजेक्शन. एंड आफ्टर द इजेक्शन, जब इजेक्शन हो गया, यानी अगर राइट साइड पे है तो पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड पे इसी तरह क्या चीज होगी, एओर्टा होगा. इजेक्शन हो गया और इजेक्शन के बाद क्या है जनाब कहानी, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन. एट द एंड
end of the systole, ventricular relaxation begins suddenly, allowing both the right and the left intraventricular pressure to decrease rapidly. The elevated pressure in the distended large arteries that just has been filled with blood from the contracted ventricles immediately push blood back towards the ventricle, which snaps the aortic and the pulmonary valves close. For another 0.03 to 0.06 seconds, the ventricular muscle continue to relax, even though the ventricular volume does not change, giving rise to period of isovolumic relaxation. So this is kind of very opposite to the isovolumic contraction. Now what's happening is isovolumic relaxation, and what's actually happening is कि एक दफ़ा blood चला गया तो अब इनका ज़ाहिर काम हो गया ना, ventricles का, इन्होंने blood shoot कर दिया, अब ये relax होना शुरू होते हैं. अब तक contract हो रहे थे, अब इनमें relaxation होती है. यहाँ रिलैक्सेशन हो रही है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बंद है और ये वाले जो वाल्व्स हैं ये फिर बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस ना आ जाए ना इनमें, वरना कॉन्ट्रैक्शन का फायदा कोई नहीं था. भाई यहाँ से ब्लड निकाल के एओर्टा में डाला, एओर्टा से वापस आ जाए तो क्या फायदा. तो ये वाला वाल्व भी बंद हो जाता है, ये वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर भी बंद हो जाते हैं और सेमिल्यूनर वाल्व भी बंद हैं. और अब वेंट्रिकुलर की वॉल क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है, लेकिन इसमें कोई ब्लड नहीं आ रहा. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या था कि वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, टेंशन बिल्ड हो रहा था, लेकिन कोई ब्लड निकल के जा नहीं रहा था. अब ये हो रहा है कि वेंट्रिकल की वॉल्स रिलैक्स कर रही हैं लेकिन इनमें कोई ब्लड आ नहीं रहा. दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन. एंड देन व्हाट हैपेंस इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट. ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है यार, इन टर्म्स को जरा सुन लो तो फिर हम इस चैप्टर में मजीद आगे बढ़ते हैं. नाउ ड्यूरिंग डायस्टोली नॉर्मल फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स इंक्रीज the volume of each ventricle about 110 to 120 ml. This volume is called the end diastolic volume. यानी जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो इतना ब्लड उसमें एंटर हो रहा है. Then as the ventricles empty during systole, the volume decreases about 70 ml, which is called the stroke volume output. यानी सारे का सारा ब्लड निकल रहा है ना हार्ट में से. द रिमेनिंग वॉल्यूम इन ईच वेंट्रिकल इज अबाउट 40 to 50 ओनली, विच इज कॉल्ड एंड सिस्टोली. के बाद जो थोड़ा बहुत ब्लड बच जाएगा दैट इज एंड सिस्टोलिक. और नाम से जाहिर है ना, डायस्टोली के एंड पे जो ब्लड है दैट इज एंड डायस्टोलिक. सिस्टोलिक के एंड पे जो ब्लड है दैट इज एंड सिस्टोलिक. स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट, कितना ब्लड निकल रहा है ना. द फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज इजेक्टेड इज नोन एज द इजेक्शन फ्रैक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. 60% इज एक्चुअली 0.6 और इजेक्शन फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. आप एको पे देखते हैं कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, इससे पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग कैपेबिलिटी एक्चुअली क्या है और क्या चल रही है. ठीक है. व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रांगली द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाए. जितना कॉन्ट्रैक्ट तेज करेगा और मतलब स्ट्रांगली करेगा हार्ट, उतना उसमें पीछे रहने वाला ब्लड कम होगा ना, सारे ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा. सो दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ अ वेरी वेरी हेल्दी हार्ट परहैप्स. बोथ इंक्रीजिंग द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, द स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट कैन बी इंक्रीज. सो इफ मोर एंड मोर हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इंक्रीजिंग then the end systolic volume will be decreased, which we can also interpret as कि stroke volume increase हो रहा है. हार्ट के पीछे जितना ब्लड हार्ट में रहेगा यानी ज़्यादा ब्लड निकल गया. सो डिक्रीज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट या stroke volume. Now the heart valves prevent backflow of the blood during the systole. Now that's a very simple thing. जो valves हैं इनकी कहानी बड़ी simple है कि ये backflow को रोकते हैं. So for example, if we are talking about the valves between the atria and ventricle, which are called the atrioventricular valve on the right side as well as on the left side, इनका काम ये है कि भाई ये बंद हो जाएं ताकि जब ventricle contract करें तो blood दोबारा atria में न जाए. इसी तरह जो aorta है इसमें भी valve है, इसका काम ये है कि जब ventricle relax कर रहा हो और ये close होने चाहिए ताकि blood वापस ventricle में ना आ जाए. So they actually stop the backflow, which will destroy the whole purpose of cardiac pumping. AV valves are present between atria and ventricle. So atrioventricular valves are present between the atria and ventricle. They और अगर हम बात करें राइट साइड की तो उसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पर यही वाल्व होते हैं माइट्रल valves. They prevent the backflow of the blood. The whole concept जो अभी मैंने आपको समझाया. The function of the papillary muscles. इनकी डायग्राम इस तरह से है कि there is a valve and the valve is then attached with the chorda tendinae, which are cord-like structures, which are then arranged with the papillary muscles. Or papillary muscles are attached to the walls of the ventricle. और whole this apparatus is important for proper functioning of the valvular structure. Otherwise, अगर chorda tendinae में breakage है या papillary muscle में breakage है, then the valve will be floppy here and here, ऊपर नीचे move करेगा और इसका proper function नहीं होगा. So that's the whole story. Chorda tendinae मैंने आपको बता दिया, papillary muscles की हमने बात कर दी, and ये papillary muscles
मसल्स एक्चुअली गेट डैमेज ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि अगर पैपिलरी मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं तो जो वैल्वुलर फंक्शन है इट बिकम्स डिस्टर्ब, सो देयर इज प्रोलैप्स ऑफ द माइट्रल वाल्व फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये तो वो वाल्व्स थे जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है। सो अगर हम फिर एक दफ़ा बात कर रहे हैं कि देयर इज राइट साइड एट्रिया और वेंट्रिकल, यहाँ पे जो वाल्व होगा दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट साइड पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है दैट इज नोन एज माइट्रल वाल्व। अब वो वाल्व जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में है, दीज आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वाल्व्स। फर्स्ट ऑफ द इनका भी काम मैं आपको एक्चुअली बता चुका हूँ कि देयर जॉब इज बेसिकली टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, ताकि दोबारा वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और डायस्टोली। ओके, नाउ द एओर्टिक प्रेशर कर्व, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स दी वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज रैपिडली। जाहिर है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी, और साथ में एओर्टा का भी प्रेशर इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट, सिर्फ इतना ही आपको समझना है, ठीक है। राइट, द एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोली कॉजेज द वॉल ऑफ द आर्टरीज टू स्ट्रेच। जाहिर है ब्लड आ रहा है हार्ट से तो ये स्ट्रेच होती हैं, एंड द प्रेशर इंक्रीजेज टू अबाउट 120। Next, at the end of the systole, the left ventricle stops ejecting the blood and the pressure drops. An incisura occurs in the aortic pressure curve when the aortic valve closes. Okay, well, it's not very important, but anyways, you should know this. और diastole पे blood pressure पे कितना हो जाता है arteries के अंदर 80. So this is what we call the जो blood pressure हम अक्सर कहते हैं ना, clinics में भी यूज करते हैं जी, ऊपर का blood pressure 120 है, नीचे का blood pressure 80. So that is actually systolic blood pressure when the heart left ventricle is pumping. This is the diastolic blood pressure. The pressure curves ये हम डिस्कस करेंगे, ये अगले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में यार दोबारा से आना है। So graphic analysis of ventricular pumping. I'm actually not going into, it's actually the same thing जो अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस की भी थी, isovolumic contraction। isovolumic contraction के बाद there is an ejection period and then isovolumic relaxation। बहरहाल इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। Figure 910, that's another important figure, this one, जिसमें we have to talk about the ventricular pumping की graphical analysis। The diastolic pressure curve is determined by the filling of the heart, and that's actually मैं इसको I'm going to skip this because in the I think इसके बाद वाला नहीं, उससे अगला जो चैप्टर है उसमें that is going to be again a topic जब हम ECG की बात कर रहे होंगे। So we'll come back to this particular diagram. Park this for now and we will come back. Right, so volume pressure diagram, so this is the same story and I'm gonna leave this for now and we will come back to this concept, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पीरियड ऑफ इजेक्शन, पीरियड ऑफ आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। सो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमने कर रखी हैं ऑलरेडी, बट वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर कंबाइंड विद द अपकमिंग चैप्टर। ये दो जो टर्म्स हैं ये मुझे डिस्कस करनी है बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। In assessing the contractile properties of a muscle, it is important to specify the degree of tension on the muscle when it begins to contract, which is called the preload, and to specify the load against which the muscle has to contract, which is known as the afterload। देखो ये दो टर्म्स यार गौर से समझ लो कि preload क्या है और afterload क्या है। दोबारा एक दफ़ा पढ़ लो definition। In assessing the contractile properties of the muscle, it is important to specify the degree of tension on the muscle when it begins to contract। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल ज़बान में आपको समझाऊँ। देखें, if we have a heart and for example we are talking about the left ventricle में जितना blood आया, यानी अब ये वो सारा ब्लड है जिसको कॉन्ट्रैक्ट होकर निकलना है। यहाँ से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड निकलेगा, एओर्टा में जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल ने डील करना है, जिसको निकालना है बाहर, दिस इज नोन एज द प्री लोड। यानी अगर ज़्यादा ब्लड है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन से पहले तो हम कहते हैं कि जी प्री लोड बहुत ज़्यादा है, और अगर हम कम ब्लड के साथ डील कर रहे हैं तो कम प्री लोड है। सो प्री लोड इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट देयर एट द एंड ऑफ द डायस्टली, और अभी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है तो ब्लड कहाँ जाना है? एओर्टा में। एओर्टा का अपना भी तो कोई प्रेशर है, उस प्रेशर में, और वो प्रेशर बढ़ता भी है। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिजीज कंडीशन कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस में देयर विल बी नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द एओर्टा। सो छोटे से ल्यूमेन में इतना सारा ब्लड डालना है, सो द हार्ट हैज टू पंप अगेंस्ट अ हाई लोड, अगेंस्ट अ हाई प्रेशर। सो ये जो एओर्टा के डायनेमिक्स हैं उसको हम नाम देते हैं आफ्टर लोड। सो हार्ट को जिस चीज़ के अगेंस्ट पंप करना है, यानी इस प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना है ना, ऐसी पल्मोनरी सिस्टम है। यहाँ पे पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी है, अगर किसी भी वजह से लंग्स में कोई ऐसी पैथोलॉजी है जिससे पल्मोनरी आर्टरियल प्रेशर बढ़ गया तो राइट वेंट्रिकल को पंप करने में मुश्किल होगी, और ये जो मुश्किल होगी राइट वेंट्रिकल को हम कहेंगे जी आफ्टर लोड, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर के डायनेमिक्स डिफिकल्ट हैं। सो इफ द प्री लोड इज इंक्रीज इसका मतलब ब्लड का अमाउंट बढ़ गया है, इफ द आफ्टर लोड इज इंक्रीज इसका मतलब पल्मोनरी या एओर्टिक वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन प्री लोड इज यूजुअली कंसीडर्ड टू बी द एंड डायस्टोलिक प्रेशर, जितना ब्लड पड़ा हुआ है, एंड आफ्टर लोड ऑफ द वेंट्रिकल इज द प्रेशर ऑफ द एओर्टा और द पल्मोनरी सिस्टम. Now, the importance of the concept of the preload and the afterload is that in many abnormal functional states of the heart or circulation, the pressure during filling of the ventricle, filling is the preload. The arterial pressure against which the heart has to contract is the afterload, or both are altered. This is very important because हम बहुत सारी pathologies अभी discuss करेंगे जिसमें we will be talking a lot about the preload and the afterload. अब ये एक important diagram रह गई है जिसको मैंने आपसे कहा है कि इसको पार्क कर लीजिए. Although आपको इसकी terms पता है, you know what is isovolumic contraction, you know what is ejection period, you know what is isovolumic relaxation, contraction, so you know these things. But चूंकि इसमें other variables भी है ना, इसमें valves का जिक्र डिटेल में है, so ये हम जब valves डिस्कस करेंगे डिटेल में and upcoming chapters में आएगा, so we'll come back to this. So दो important figures इस chapter की ऐसी हैं जो बार बार different videos में हम डिस्कस करेंगे. एक ये वाली डायग्राम जो मैंने यहाँ पे आपको partially explain कर दी है, and I've told you the way to approach this diagram, और दूसरी ये डायग्राम है जिसको हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स के साथ. Let us now talk about the regulation of heart pumping. देखें ये जो सारा पंपिंग मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हार्ट पंप कर रहा है, इसका कुछ सिस्टम भी तो होगा ना, कुछ इसको कंट्रोल मैकेनिज्म भी तो होंगे ना, कैसे कंट्रोल कर रहा है. घर में इलेक्ट्रिसिटी भी आती है तो कोई बटन ऑन करते हैं तो कोई चीज चालू होती है ना यार, बिल्कुल ऐसे ही हार्ट का सिस्टम क्या है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द रेगुलेशन. व्हेन अ पर्सन इज रेस्टिंग, यानी अगर आप बैठे हुए हैं और बिल्कुल लेटे हुए हैं आराम से, कोई एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, द हार्ट पंप्स ओनली अबाउट 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड इन ईच मिनट. हर मिनट में आपका हार्ट इस ब्लड के साथ डील कर रहा है. ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज द हार्ट में पंप 4 to 7 टाइम्स ऑफ दिस अमाउंट, यानी ज़ाहिर कैपेसिटी हार्ट की बढ़ जाती है और एक्सरसाइज में डिमांड भी बॉडी की बढ़ जाती है. The body needs more and more oxygen. The body needs more and more nutrients. So the heart has to pump more. Okay. The basic mechanism for regulating heart pumping are as follows. तो ये जो increased demand है उसकी increased supply के लिए heart has to pump more. और इस more pumping के लिए what happens in the body? There must be some control there. तो पहला का जो control है that is intrinsic cardiac pumping regulation in response to changes in the volume of the blood flowing into the heart. So that is an intrinsic property. And the second control is the control of heart rate and heart strength by the autonomic nervous system. तो हमको ये दोनों controls अभी discuss करने हैं. Let us first discuss the intrinsic regulation of the heart pumping, which is also called the Frank-Starling mechanism. Very famous mechanism in cardiac physiology, the Frank-Starling mechanism. हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर्स में भी, but anyways what we have to discuss now, let's discuss now. In chapter 20 we will learn that under most conditions the amount of the blood pumped by the heart each minute is normally determined by almost entirely by the rate of the blood that flows into the heart from the veins. This is called the venous return. That is, each peripheral tissue of the body controls its own local blood flow, and all the local tissue flows combine and return by the way of the veins to the right atrium. The heart in turn automatically pumps this incoming blood into the arteries so that it can flow around the circuits again. So इस concept का basic purpose ये है कि heart तो वो सब pump कर देगा जो इसके अंदर आ रहा है. अब जितना blood इसमें आ रहा है into the right atrium is basically controlled by different muscles in the body. So ultimately सारा जो blood है वो muscles से होता हुआ और सारे body के different organs से होता हुआ into the right atrium, and it will then pump it all. The intrinsic ability of the heart to adapt to increasing volume of the inflow of the blood is known as the Frank-Starling mechanism. Frank-Starling mechanism का basic concept ये है कि जितना blood आएगा उतना blood जाएगा, ज़्यादा blood आएगा तो ज़्यादा blood जाएगा, कम blood आएगा तो कम blood जाएगा, that sort of thing. Okay. अब ये जो ये बेरालिन का नाम बताया है जो ग्रेट फिजियोलॉजिस्ट और उनके नाम पर ये है, बेसिकली द फ्रैंक-स्टार्लिंग मैकेनिज्म मींस दैट द मोर द हार्ट मसल इज स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग फिलिंग, द ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन and the greater is the quantity of blood pumped into aorta.
or stated another way, within physiological limits the heart pumps all the blood that returns to it by the veins. So ये उसकी तरह है जैसे रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड अगर मेरे हाथ में है इस तरह से, उसको मैं यहाँ से भी खींच रहा हूँ और यहाँ से भी खींच रहा हूँ, जितना ज़्यादा खींचूंगा उतनी फोर्स से ये वापस आएगा, बिकॉज इट्स एन इलास्टिक टिश्यू. हार्ट का भी इस तरह से है कि अगर इसमें ज़्यादा ब्लड आएगा सो हार्ट की जो वॉल्स हैं दे विल बी अ लिटिल स्ट्रेच्ड, और इस स्ट्रेच की वजह से व्हाट विल हैपन कि हार्ट ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो द मोर ब्लड कमिंग इन means more blood will be pumped out, और this happens only under the normal physiological limits. ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप जो है ना 50 लीटर ब्लड डाल दें तो भाई हार्ट इतना फैल जाएगा कि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, या फिर फेलिंग हार्ट अगर है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म डिस्टर्ब्ड है, तब भी ये नहीं होगा जाहिर है. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैंकस्टाइलिंग मैकेनिज्म, इट हैपेंस अंडर द नॉर्मल physiological limits when the heart is healthy and the person is healthy. So whatever blood comes in, all is pushed out. Okay. Now, what is the explanation of the Frank-Starling mechanism? When extra blood flows into the ventricles, the cardiac muscle is stretched to a greater length. The stretching causes muscles to contract with increased forces because the actin and myosin filaments are brought to more nearly optimal degree of overlap. So that's a kind of physics. Elastic tissue है, जितना ज़्यादा stretch हो रहा है उतना ज़्यादा rebound phenomena है. In addition to important effect of lengthening of the heart muscle, another factor that increases the heart pumping when its volume is increased, the stretch of the right atrial wall increases the heart rate by 10 to 20%, which also helps increase the amount of blood pumped into each ventricle. As discussed in chapter 18, each stretch of each atrium also activates the stretch receptors and a nervous reflex which is called the Bainbridge reflex that is transmitted by the vagus nerve and may increase the heart rate by additional 20 to 40 to 60%. So basically किस मतलब व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन, किस तरह फ्रैंक स्टाइलिंग मैकेनिज्म मेंटेन करता है यू नो इंक्रीज्ड हार्ट पंपिंग कैपेसिटी को. तो पहली चीज़ तो ये है कि देयर इज इलोंगेशन ऑफ द कार्डियक मसल लेंथ, और वो जो मसल की लेंथ बढ़ती है तो रीबाउंड ज़्यादा होता है. दूसरा ये है कि एट्रियल एक्सपेंशन की वजह से, एक्सपेंशन में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ब्लड आ रहा है अगर हार्ट के अंदर, तो देयर विल बी स्ट्रेच ऑफ द एट्रियल वॉल, जिसकी वजह से देयर आर सम स्ट्रेच रिसेप्टर्स विच आर आइडेंटिफाइड जो वेगस पे एक्ट करते हैं और दे मे इंक्रीज द हार्ट रेट, एंड दिस sort of thing is known as Bainbridge reflex. ये मैं कभी कभी एग्जाम में पूछता हूँ स्टूडेंट्स से नाम के, do you know what is Bainbridge reflex, and they are like blank, उनको पता ही नहीं होता क्या बात हो रही है. So that is what is Bainbridge. In medicine you find a lot of fancy terminologies. Obviously we have to make our studies very very distinct and special. None of the other educational stuff has such terminologies, इसलिए we are very very special about it, है ना. Now ventricular function curves. One of the best way to express the functional ability of the ventricular pump blood is by ventricular function curves. यानी ventricle किस तरह blood को pump कर रहे हैं are actually expressed by these graphs and curves which are called ventricular function curves. Figure 912 shows a type of ventricular function curve. That's a ventricular function curve, and it is known as the stroke work output curve. Note that as the atrial pressure for each side of the heart increases, the stroke work output for that side increases until it reaches the limit of the ventricle's pumping ability. Again, this is an example of the Frank-Starling mechanism, because Frank-Starling mechanism में हमने यही बात की थी, जितना ज़्यादा blood आएगा उतना ज़्यादा stroke volume बढ़ेगा. So basically this is also, these two graphs are showing left side stroke work graph, and this is the right side stroke work graph. So as the pressure is increasing in the atria, the stroke volume or the blood pumped out is also increasing unless it reaches the maximum capacity, जिसके बाद there will be a plateau, and if there is more atrial pressure increase it may actually dip down. Okay. Right, so the ventricular function curves are another way of expressing the Frank-Starling mechanism. जो मैं बात कर रहा था कि Frank-Starling mechanism ही का ये actually एक representation है कि जितना ज़्यादा pressure बढ़ेगा यानी जितना ज़्यादा blood आएगा उतना ज़्यादा output from the heart बढ़ेगा. ओके, सो ये सारा जो था, मैंने आपसे कहा कि जो कार्डियक पंपिंग की रेगुलेशन है, नंबर 1 इज वाया द इंट्रिंसिक कैपेसिटी विच इज द फ्रैंक-स्टार्लिंग मैकेनिज्म, एंड नंबर 2 इज बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो लेट्स सी हाउ डज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द pumping capability of your heart. So autonomic nervous system का मतलब क्या है? There is sympathetic nervous system and then there is parasympathetic nervous system. यही दो सिस्टम मिलके बनाते हैं ना आपका autonomic nervous system. Now the pumping effectiveness of the heart also is controlled by sympathetic as well as parasympathetic, yani vagus nerve, which abundantly supply the heart.
For given levels of atrial pressure, the amount of blood pumped each minute, which is known as the cardiac output, यानी हार्ट से बाहर क्या आ रहा है, often can be increased more than 100% by sympathetic stimulation. You see the active sympathetic supply of the heart, हर तरफ ये yellow and the vagal supply. That's very important ना, कि आपके हार्ट पे ठीक ठाक किस्म का ऑटोनॉमिक कंट्रोल है, और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को बढ़ाएं तो 100% कैपेबिलिटी बढ़ सकती है कार्डियक आउटपुट की. बाय कॉन्ट्रास्ट द आउटपुट कैन बी डिक्रीज टू ऑलमोस्ट जीरो बाय द पैरासिम्पैथेटिक यानी वेगल स्टिमुलेशन. तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू द हार्ट. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट बाय द सिंपैथेटिक, ये याद रखना, ये भूलना नहीं है कि सिंपैथेटिक सिस्टम से हार्ट एक्टिवेट होता है, इसका मतलब ये है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है. नाउ स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन इंक्रीज द हार्ट रेट इन यंग एडल्ट ह्यूमंस फ्रॉम नॉर्मल ऑफ 70 बीट्स पर मिनट टू अप टू 180 बीट्स पर मिनट, यानी इतना आई मीन सी मोर देन डबल इंक्रीज. ऑल्सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में डबल द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प एंड इंक्रीजिंग द इजेक्शन प्रेशर. यानी हार्ट पे अगर सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, इजेक्शन प्रेशर बढ़ेगा. Thus, the sympathetic stimulation often can increase the maximum cardiac output as much as 2-fold to 3-fold, in addition to increase cardiac output as well. जो बहुत जबरदस्त भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का sympathetic loop increasing the cardiac output. और conversely, inhibition of the sympathetic nerves to heart can decrease the cardiac pumping to moderate extent. Under normal conditions, the sympathetic nerve fibers to the heart discharge continuously at a slower rate than maintenance pump. तो यानी normal तो ज़ाहिर है इसके discharge हो गई. Therefore, when sympathetic nervous system activity is depressed below normal, both the heart rate and the strength is reduced and the cardiac output is reduced as much as 30% below the normal. ये बात समझ में आती है क्योंकि sympathetic system अगर हार्ट बीट को बढ़ा रहा है और कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा रहा है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, तो अगर आप सिंपैथेटिक सिस्टम को बंद करेंगे तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी, है ना. नाउ द पैरासिम्पैथेटिक या वेगल स्टिमुलेशन reduces the heart rate and strength of contraction. A strong stimulation of parasympathetic nerve fibers in vagus to the heart can stop the heartbeat for a few seconds. Ooh, serious effect यार, वेगस से हार्ट बीट बंद हो सकती है. But then the heart usually escapes and beats at the rate of 20 to 40 beats per minute as long as the parasympathetic stimulation continues. In addition, strong vagal stimulation can decrease the strength of the cardiac muscle by 20 to 30%. So, vagus is going to stop your heart. The vagal fibers are distributed mainly to the atria and not much to the ventricles, where the power contraction of the heart occurs. Ventricle is the site for powerful contraction. This distribution explains why the effect of vagal stimulation is mainly to decrease the heart rate rather than to decrease the strength. ये सुन लो यार, एक एग्जाम का एक जबरदस्त किस्म का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये कि why the vagal stimulation mainly affects the rate of the heart contraction but not the strength of the contraction, because strength is the function of ventricle and vagus is not mainly distributed to the ventricle, it's more distributed to the atrium. So if you look at the diagram here, this diagram one more time, so you will have the understanding of the beauty of distribution of the autonomic nervous system. So sympathetic chain more towards the ventricle, you see there, and the vagi more towards the atria. So sympathetic system stronger contraction as well, but the vagi more effect on the rate but less effect on the contraction. Okay, there is a reason for everything in your body. Effect of sympathetic and parasympathetic stimulation on the cardiac function curve. Now the figures अभी हम देख भी लेते हैं. 915 shows 4 cardiac function curves. These curves are similar to the ventricular function curves. However, actually I'm kind of skipping them now because हम इनको अगले chapters में पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा डिटेल से पढ़ सकें. इस वक्त bottom line समझ लो. The changes in the output caused by the autonomic system stimulation result from the changes in the heart rate and from the changes in the contractile strength. So sympathetic system हो या parasympathetic system हो, ultimately affects two things. Number one is the rate of contraction and number two is the strength of contraction. अब जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इन दोनों पे अफेक्ट करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रेट पे ज्यादा अफेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ पे कम. ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन ऑन द हार्ट फंक्शन. In our discussion of the membrane potential, जो हमने कर रखी है already, we pointed out that potassium ion have a marked effect on membrane potentials.
Well, it's very important, you know that. Potassium is the main player of the repolarization. And in chapter 6, we noted that calcium ion play an especially important role in activation of the muscle. Wow, calcium, we know how important it is for the activation and contraction of actin and myosin. Heart में तो ये और important है, because heart में extracellular fluid का जो calcium है, it enters more and more into the heart. अगर ये extracellular fluid का calcium निकाल दो, तो heart की contractility disturb हो जाएगी. Therefore, it is not surprising that the concentration of each of these two ion in the extracellular fluid have important effects on the cardiac pumping. Potassium ion का effect देख लेते हैं, फिर calcium ion का effect देख लेते हैं, फिर the chapter is almost closed. Now, the effect of potassium ion. Excess potassium in the extracellular fluid causes heart to become dilated and flexed. Extremely important point. भूलना नहीं है इसको. And also slows the heart rate. Large quantities of potassium can also block the conduction of the cardiac impulse from the atrium to the ventricle through the AV bundle. यानी हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, जो एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल तक आता है, वो भी स्लो हो जाएगा. Elevation of the potassium concentration only to 8 to 12 milliequivalents per liter, which is 2 to 3 times the normal value, can cause the severe weakness of the heart, abnormal rhythms, and even death. So calcium not calcium, the potassium we are talking about. So potassium is extremely important to be maintained in the normal limits. अगर सिर्फ डबल हो जाए potassium, it is life threatening. These effects result partially from the fact that high potassium concentration in the ECF decreases the resting membrane potential in cardiac muscle fibers. That is, a high ECF potassium concentration partially depolarizes the cell membrane, causing the membrane potential to be less negative. As the membrane potential decreases, the intensity of the action potential also decreases, which makes the contraction of the heart progressively weaker. अब यहाँ importance है, अगर आपने मेरे action potential के lectures नहीं सुने हुए ना, then you are in trouble, guys. अब आपको पता है कि the action potential of the heart goes like this. So let me find some space. यहाँ draw करता हूँ यार, कहाँ जगह ये मिल गई. Okay, so this is what is the normal, action potential of the heart, and we are talking about this is minus 85, और ये minus 85 से ये 86 लग रहा है. भाई क्या हो गया यार आसिफ भाई, सही से बनाएं. 85, so minus 85 से ये मामला जाता है roughly about 105 or something like this ना. तो मतलब ये from the negative value it is going towards the positive value, so depolarization होती है. लेकिन अगर extracellular fluid के अंदर potassium का concentration बहुत high है for any reason, ये पोटेशियम ऑब्वियसली सेल के अंदर डिपेंड करेगा. जब ये डिपेंड करेगा, सो देयर विल बी डीपोलराइजेशन स्टेट. तो मामला -85 पे नहीं जाएगा. से फॉर एग्जांपल मामला इधर होगा या मामला इधर होगा. सो द सेल टू स्टार्ट विद द एक्शन पोटेंशियल इज ऑलरेडी अ लिटिल मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव. अब जब ये यहां से मामला शुरू होगा, सो द स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल विल बी वीकर. फुल ब्लोन एक्शन पोटेंशियल -85 से स्टार्ट होगी डीपोलराइजेशन, तब फुल पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगी. अगर स्टार्टिंग ही लेवल हाई होगा, स्टार्टिंग लेवल हाई क्यों है? बिकॉज ECF की पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सो पोटेशियम इज एंटरिंग इनटू द सेल. सो पोटेशियम एंटर्स इनटू द सेल, इट मेक्स इट मोर पॉजिटिव या लेस नेगेटिव, इज द सेम थिंग, है ना. सो इफ इट इज गोइंग टू बी लेस नेगेटिव, द हार्ट विल बिकम वीक, feeble, flexed, dilated. All these sort of weaker, all these sort of terminologies are applicable. So high potassium is not good. Okay, high potassium is not good. Remember this. Elevated potassium not good. Even low potassium is not good. We will discuss further in this cardiac module कि potassium level का normal limits में होना बहुत ज़रूरी है. Now let's talk about the effect of calcium ions. Effect of calcium. अच्छा, calcium ion का extracellular fluid में जो changes होंगे, it will not affect the skeletal muscle as much. बिकॉज स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी है, उसमें ऐसा है कि ECF का जो कैल्शियम है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल में इन्वॉल्व नहीं है. लेकिन हार्ट के लिए ECF चूंकि एंटर होता है, वी डिस्कस द डायग्राम इफ यू रिमेंबर. सो देयर इज इफ दिस इज द कार्डियक सेल, तो उसका सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम से भी कैल्शियम आता है साइटोप्लाज्म ऑफ द कार्डियक मसल सेल में, और ECF से भी आता है. और ECF से जो कैल्शियम आता है दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम लेस डेवलप्ड होते हैं और
और बहुत सारा कैल्शियम नहीं निकलता उनमें से, तो बाहर से कैल्शियम चाहिए. सो देयरफॉर ECF कैल्शियम इज इवन मोर रेलिवेंट एंड पर्टिनेंट फॉर कार्डियक फिजियोलॉजी. It's as compared to the skeletal muscle physiology. Excess calcium ion causes effects almost exactly opposite to those of the potassium ions. They causing heart to move in the towards the spastic contraction. ज़्यादा calcium है ना, contractile state में रहेगा, contracted. This effect is caused by direct effect of calcium to initiate the cardiac contractile process. Conversely, if there is deficiency of the calcium ion, it causes cardiac weakness similar to that caused by the high potassium. Fortunately, calcium levels in the blood normally are regulated within a very narrow range. Therefore, cardiac effect of abnormal calcium concentration is seldom observed because it is very well regulated. Now, effect of temperature on the heart function. Suniye. Increased body temperature, such as that happens during high fever, greatly increases the heart rate, sometimes double the rate of the normal cardiac beating. Decreased temperature decreases the heart rate, which may fall to as low as few beats per minute. These effects presumably result from the fact that heat increases the permeability of cardiac muscle membrane to different ions that control the heart rate. That results in acceleration of self-excitation process. So just because of the heat, the membrane conductance is increased, and there is rapidity in cardiac cycle. Contractile strength of the heart often is enhanced temporarily by a moderate increase in the temperature, such as at which the body experiences during exercise. But इसीलिए कहते हैं exercise करने से heart की strength बढ़ती है. So that's the reason that the contractile strength actually increases. But prolonged temperature elevation exhausts the metabolic system of the heart and eventually causes weakness. ये नहीं है कि सारा दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, गर्मी में बैठ रहेंगे, हमारा हार्ट मजबूत होगा, थोड़ी देर के बाद वो उल्टा इफेक्ट होता है. Therefore, the optimal heart function depends greatly on proper control of the body temperature and control of the mechanism explained in chapter 74. पढ़ेंगे यार जब ये चैप्टर आएगा. Now, increasing the arterial pressure load up to a limit does not decreases cardiac output. What does that mean? Note in figure 916 that increasing the arterial pressure in the aorta does not decrease the cardiac output until the mean arterial pressure goes above 160. In other words, during normal heart function, at normal systolic arterial pressure 80 to 140 जो के होता है, cardiac output is determined almost entirely by the ease of the blood that flows through. ये चीज़ आएगी ना जब हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे. बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा के अंदर, एओर्टा का अपना प्रेशर है ना, सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप ब्लड इनटू द एओर्टा. अगर एओर्टा का प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, इफ देयर इज इंक्रीज प्रेशर, सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू पंप मोर एंड मोर एंड मोर विद फोर्स. और अगर जो आर्टीरियल प्रेशर है यानी एओर्टा का जो प्रेशर है, इट गोज मोर देन 160 millimeters of mercury, now the cardiac output may start decreasing because obviously the heart will have tough time to push blood into this high pressure system. Already यहाँ pressure इतना high है, इसमें blood को डालना, heart will require more and more power for that, और cardiac output decrease हो सकता है. Therefore high blood pressure is one of the causes of cardiac failure as well. So ये हम discuss करेंगे अगले जब chapters में आगे बढ़ेंगे. This is the first chapter of cardiac physiology, and that's all about this chapter. Actually it was a fantastic chapter. I love teaching cardiac physiology. It's beautiful, and it is number one killer cardiac diseases, that. It's one of the major pathology and one of the major clinical stuff, high blood pressure, stroke. So I just love teaching, cardiac physiology. I hope you enjoyed the video with the same spirit. If you did, please subscribe the channel, share the video with your colleagues. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. Take care of yourself till then.